गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? बढ़िया हो? हाँ जी, कैसी है आप सभी की तैयारी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? हाँ जी, कल का सेशन कैसा रहा? अभी तक जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़े हैं जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दो। अरे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यार, शेयर तो करना बनता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो अपने भी जितने भी साथी संधी भाई बंधु जो भी आपके हैं साथ में, उनको शेयर कीजिए, जिससे कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो उन तक भी पहुँचाए जा सके, ताकि उनकी तैयारी में भी आप थोड़ा सा जो है उनका साथ दे सकें। तो चलिए, आज की जो सेशन है, आज की जो यूट्यूब सेशन है, आपका जो शाम का जो सेशन है उसके हम शुभारंभ करते हैं, उसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी के जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। शाम की एक बहुत अच्छी जो है हमने शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसकी सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आपके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को जवाब देना है। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पुट करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग इसके आंसर देते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है वो लाइव जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो जाते जाते अपने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आपने लिख के जाइए कि हमें ये दिक्कत आती है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी को बता दूंगी, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री विद रितु मैम, क्योंकि यहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताना है आपको इसका आंसर। क्लियर? तो सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल वंड दिवस 16 अक्टूबर 1905 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ सुझाव दिता। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। हाँ जी, जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी को मैं एक चीज कहूं कि जब भी आप लोग किसी भी क्लास में जाते हैं, हिस्ट्री की क्लास में आते हैं, तो आप लोग हमेशा इस जोश के साथ आइए कि हम इस क्लास में जो है वो युद्ध करने चाह रहे हैं। चाहे वो युद्ध तलवारों से ना हो, चाहे किसी हथियार से ना हो, किसी औजार से ना हो, वो जो युद्ध है वो आपके दिमाग से होना चाहिए। आपको यहाँ पे ये जो है सारा दिमाग का खेल है, आपको यहाँ पे दिमाग से युद्ध करना है। क्लियर? बात समझ में है? और आपको इस युद्ध में क्या करना है? जीतना है, फतह करनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा कि बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रूप में दिया था? आप सभी को याद है, मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाया है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल वंड की घोषणा की गई थी। मतलब बंगाल विभाजन, बंगाल के पार्टीशन की क्या की गई थी? अनाउंसमेंट की गई थी। कब? 19 जुलाई 1905 को। और इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया था? इसे इंप्लीमेंट किया गया था, इसे लागू किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर आप लोगों को उसकी डेट में कंफ्यूजन रहती है तो 9 को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16 अक्टूबर 1905। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बंगाल के पार्टीशन की अनाउंसमेंट, घोषणा कब की गई थी, तो वो कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। और इंप्लीमेंट कब किया गया था, लागू कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। क्यों? क्योंकि बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की क्या थी? मेजॉरिटी थी। इस वजह से अंग्रेजों को इस बात की टेंशन आ गई कि कहीं ये आपस में अगर मिल गए तो इनके अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो पनप रही है, जो नेशनलिज्म की जो भावना जो उग रही है, जो जन्म ले रही है, कहीं वो हमारे लिए एक खतरा ना साबित हो जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बंगाल का पार्टीशन कर दिया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? एक तरफ आपका पूर्वी बंगाल है, एक तरफ आपका पश्चिमी बंगाल है। लेकिन जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को ये सजेशन दिया था कि आप इस दिन इसको काले दिवस के रूप में मनाओ, इस दिन व्रत रखो, उपवास रखो। आप मानेंगे
कि जिस दिन ये बंगाल का पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन किसी के घर पे खाना नहीं बना, कि हर व्यक्ति ने उपवास रखा था, व्रत रखा था, हर व्यक्ति ने इसका विरोध किया था, बायकॉट किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप इसको किस रूप में मनाएं, किस रूप में मनाएं, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि चाहे इन लोगों ने आपको अलग कर दिया हो, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या बांधो, राखी बांधो, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधो, जिससे कि इन लोगों को पता चले कि हमें अलग करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना है वो हमारे अंदर बनी रहेगी और हम एक दूसरे की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। हमें अलग कर देने से ये नहीं हो जाएगा कि हम दिलों से अलग हो जाएंगे, हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं जिससे कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्लियर, बात समझ में आई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो वो किस दूसरे रक्षाबंधन दिवस के रूप में, राखी बंधन दिवस के रूप में मनाने विच घोषणा की थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम दिलों से जुड़े हुए हैं, न कि हम जमीन, मतलब कि हम आपस में घरों से जुड़े हुए हैं, हम सिर्फ दिलों से जुड़े हुए हैं। और ये राखी जो है हमें याद लाएगी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर, बात समझ में है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। ऑनलाइन बहुत बढ़िया बात है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे ये, मतलब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी हिस्ट्री के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी हिस्ट्री में इंप्रूवमेंट आई है पहले से, मतलब आप लोगों ने क्या कुछ नया सीखा है। जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने क्या नया सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी ने देखा होगा आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इस तरह के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि एड दिते कथना ते गौर करो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन देखिए, स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया। ये बात आप सभी को पता है कि जो राउंड टेबल हुई थी, 3 राउंड टेबल हुई थी 1930 में, 1931 में और 1932 में। जो 3 राउंड टेबल हुई थी उसमें फर्स्ट राउंड टेबल में गांधी जी ने या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उस टाइम पे ये बात फैल गई थी कि ऐसा लग रहा है कि बिना राम के क्या हो रही है, रामायण हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसको बायकॉट किया था। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिता सी। हाँ जी, हमें ये बात पता है कि गांधी जी जो थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि इरविन ने कहा था, इरविन की शर्त थी कि आपको सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्लियर, तो आप सभी को मैंने क्लास में बहुत बार करवाया कि गांधी जी जो हैं वो अपने सेक्रेटरी जो था इनका महादेव देसाई, उसके साथ कहां पे गए थे? लंदन गए थे। और वहां पर जाके जो विपक्ष का नेता था चर्चिल, उसने गांधी जी को जब धोती के अंदर देखा तो उन्होंने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, इसे तो हाफ नेक्ड बेगर, इसे अर्ध नंगा फकीर, मतलब कि आधा नंगा फकीर का। क्लियर, बात समझ में आई? और एक चीज और बताई थी, यहीं से क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, गांधी जी जो थे वो लंदन में किस जहाज से गए थे? उस जहाज का नाम क्या था? SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। क्लियर, बात समझ में आई? तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपकी, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या कहना चाहता है कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होया सी। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन समझौते थे हस्ताक्षर किए गए से। क्या ये बात सही है कि क्या दूसरे गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल के बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था? नहीं, बल्कि गांधी इरविन समझौते के बाद सेकंड राउंड टेबल हुआ था, क्योंकि गांधी इरविन समझौते की शर्त ही यही थी कि आपको सेकंड राउंड टेबल में जाना पड़ेगा। तो पहले शर्त रखी जाएगी तभी हम जाएंगे ना। तो सेकंड जो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और जो सेकंड राउंड टेबल हुआ था वो सितंबर में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1931 में
हुआ था। तो याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, क्योंकि शर्त ही यही थी कि आपको सेकंड राउंड टेबल में जाना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, पहले शर्त रखी जाएगी ना। तो वो शर्त किस में रखी थी? सेकंड राउंड गांधी इरविन समझौते में रखी गई थी। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। फोर्थ देखिए कि कम्युनल जो अवार्ड था वो गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड था। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में गए थे उस टाइम पे जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड, उसने गांधी जी से कहा था कि हम दलितों को, हरिजनों को अलग से रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हम कम्युनल अवार्ड लाना चाहते हैं। ये जो कम्युनल अवार्ड था वो राउंड टेबल से क्या था? रिलेटेड था, संबंधित था। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? सही हो गई। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब तो मैंने आप लोगों को इसका आंसर भी बता दिया। बिल्कुल सही, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ नंबर भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। सिर्फ थर्ड क्या है? गलत है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं इसी जोश की जो है आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप इसी जोश के साथ हिस्ट्री की क्लास में आए, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास का मतलब ही जोश है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हिस्ट्री क्लास लगती है हमें नींद आने लग जाती है। अरे भाई नींद कहां से आएगी? जब आप अपने इंटरेस्ट दिखाओगे, अपना जोश दिखाओगे, अपना दिमाग लगाओगे तो नींद कहां से आएगी? क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था कि 8 लिखा विचों किसने बरेली विच 1857 ईस्वी दी बगावत दी अगवाही किती सी? दसो। एज द आंसर की हो सकता है कि बरेली विच जो 1857 जी जो क्रांति हुई सी उस दी अगवाई मतलब कि प्रधानता किसने किती सी? मतलब कि सबसे आगे बरेली में कौन था, कौन सा व्यक्ति था जिसने बरेली के अंदर 1857 की क्रांति का लीडरशिप की थी? कौन था वो बरेली में? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहब अजीमुल्ला खान। जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो। मुझे पता है कि मेरे सारे के सारे यहाँ पे विद्वान बैठे हैं और आप सभी को पता है कि मैं विद्वान किसको कहती हूँ। आप सभी को पता है ना इस बात का? तो मुझे पता है कि आप सभी के सभी विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी देवियां हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि बरेली के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी वो जो था उसका लीडरशिप किसने की थी, उसका जो अगुवाई थी वो किसने की थी? आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि जो खान बहादुर खां था, जो खान बहादुर खां था जिसे हम बख्त खां के नाम से भी जानते हैं, खान बहादुर खां जिसे हम बख्त खां जो था वो इसका मेन असली नाम था। इसे खान बहादुर की क्या दी गई थी? उपाधि दी थी। वो किसने दी थी? नाना साहब ने दी थी। नाना साहब जो क्या थे? पेशवा थे। उन्होंने खान बहादुर खां को, सॉरी बख्त खां को खान बहादुर की क्या दिया था? टाइटल दिया था। तो बरेली के अंदर सॉरी नाना साहब ने नहीं, बहादुर शाह जफर ने, जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसने खान बहादुर खां को क्या दी थी? बख्त खां को खान बहादुर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। मतलब अपने नाम की ही क्या दी थी? उपाधि दी थी। क्योंकि जो 1857 की क्रांति के अंदर भारत का बादशाह था वो कौन था? बहादुर शाह जफर, जो मुगल राजा था, उसने अपने सेनापति बख्त खां को क्या दी थी? खान बहादुर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और ये खान बहादुर जिसने बरेली में क्या किया था? 1857 की क्रांति का अगुवाई की थी। और एक चीज और आपको बताऊं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खान जो दिल्ली का जो सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया था? अपना सेनापति किसको बनाया था? जनरल किसको बनाया था? तो वो किसको बनाया था? खान बहादुर खां को बनाया था। तो खान बहादुर खां ने 2 जगह से लड़ाई लड़ी थी। एक तो थी बरेली, वहां पे ये खुद लीडर था, और जो दिल्ली में था वहां पे क्या था? ये सेनापति था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ नाना साहिब पेशवा दा मंत्री अते मुख्य सलाहकार कौन सी? निम्नलिखित में से नाना साहिब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार कौन था? 4 ऑप्शंस हैं आपके। आपको मैं यहाँ पे एक हिंट दे सकती हूँ कि इसी व्यक्ति ने 1857 दी बगावत, 1857 की क्रांति की प्लानिंग की थी। इसी व्यक्ति ने 1857 की क्रांति की क्या की थी? प्लानिंग की थी। बताइए कौन था इन
चारों में से कि नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार कौन था? वाजिद अली शाह, अजीमुल्ला खां, मौलवी अहमदुल्ला और अमीर उल्ला खां। बताइए नाना साहब पेशवा का कौन था? जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया बात है। बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार कौन था? तो वो कौन था? अजीमुल्ला खां था। कौन था? अजीमुल्ला खां, जिसने 1857 की जो बगावत है, 1857 की जो क्रांति है, उसकी जो प्लानिंग जो थी वो अजीमुल्ला खां ने की थी। और उसके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था राणोजी बापू। रानूजी बापू। इन दोनों ने मिलकर क्या की थी? 1857 की क्रांति की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी, प्लानिंग की थी। और इन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि हम जो क्रांति है वो शुरू करेंगे 31 मई को। कब शुरू करेंगे? 31 मई को क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि जो क्रांति है वो 10 मई को शुरू हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों ने जो प्लानिंग की थी वो ये थी कि जो क्रांति की जो शुरुआत है वो 31 मई को होगी। क्लियर? तो नाना साहब पेशवा का सलाहकार कौन था? तो वो कौन था? अजीमुल्ला खां था। कौन था? अजीमुल्ला खां था। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ में आया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? क्या अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है कि नहीं किया? शेयर किया क्या नहीं किया? जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। वो भी जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जो जानकारी है उनको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत विच गुलामी खत्म की गई सी, कि भारत में दास प्रथा को कब खत्म किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी बताइए। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया? भारत के अंदर। किसके अंदर? भारत के अंदर। क्योंकि यहां के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा डाउट में डाल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी ऑनलाइन, क्या हुआ? जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन खत्म कब की गई थी? हाँ जी, किसने दिया है सेकंड ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आंसर किसने दिया है? जिसने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर 1833 में क्या किया गया था? दास प्रथा को, गुलामी प्रथा को खत्म किया गया था। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो है गुलामी जो प्रथा है, जो गुलामी जो है वो खत्म की गई सी 1843 में। और उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? एलन बरो था। कौन था? एलन बरो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत विच गुलामी खत्म की गई सी, उस टाइम भारत दा गवर्नर जनरल कौन सी? तो कौन सी? एलन बरो सी। याद रखिएगा, एलन बरो जो था वो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था। और भारत के अंदर दास प्रथा को कब खत्म किया गया था? 1843 में। अगर क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में दास प्रथा को, गुलामी प्रथा को कब खत्म किया गया था, वो आएगा 1833 में। 1833 में अगर भारत पूछा जाता है तो 1843 में। और उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? एलन बरो था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए गए समझ में आ गए हैं? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ असमंजस, शंका जो आप लोगों को लगता है कि हमें समझ में नहीं आई, तो बताइए जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत बार जो है अलाउद्दीन खिलजी क्लास में करवाया, बहुत क्लियरली तरीके से करवाया है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमने अलाउद्दीन खिलजी किया है। तो बताइए कि 8 लिखिया थावा ते गौर करो, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 जो हैं वो स्थान दिए गए हैं, प्लेसेस दिए गए हैं। मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर ते गुजरात। पूछा की है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी विजय का सही क्रोनोलॉजी, मतलब कि आप सभी को पता है कि वैसे भी इन सभी नामों को देखने के बाद में आपको ये तो पता चल गया है कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को ये बताना है, इनकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे
सबसे पहले किस पर विजय की, उसके बाद किस पर की और उसके बाद किस पर की। क्लियर, बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। बताइए, हाँ जी देखिए जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक इसका आंसर नहीं दिया बताइए जल्दी कि सबसे पहले किस पर। देखिए आप सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहां से शुरुआत की थी, गुजरात से। 1297 में क्या की थी, गुजरात से शुरुआत की थी। उस टाइम पे गुजरात का राजा कौन था, कर्ण सिंह था। कौन था, कर्ण सिंह था। और जो कर्ण सिंह था उसने क्या किया था, वो भाग गया था यहां से, और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खां, उसका गुजरात पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। गुजरात का शासक होता, कई बार आपसे वहां के जो राजे थे उनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो गुजरात का राजा कौन था, कर्ण सिंह था। और जो कर्ण सिंह था, जब उसको पता चला कि नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी जो है अटैक करने वाले हैं, तो कर्ण सिंह जो है वो वहां से भाग गया और नुसरत खां ने गुजरात पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि गुजरात की पहाड़ियों से ही नुसरत खां को एक हिंजड़ा मिला था जिसका नाम था मलिक काफूर। वेरी गुड, वेरी गुड, मलिक काफूर मिला था, जिसे हम क्या कहते हैं, 1000 दिनारी कहते हैं, क्योंकि नुसरत खां ने उस व्यक्ति को 1000 दिनार में, मतलब 1000 सोने की सिक्कों में खरीदा था। इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। क्लियर, तो 1297 क्या आ गया, गुजरात आ गया। नेक्स्ट देखिए रणथंभौर 1301 में, कौन, 1301 में यहाँ का शासक कौन था, हमीर देव था। कौन था, हमीर देव था। फिर हम बात करते चित्तौड़ की, ये तो आप सभी को कहानी पता है, रानी पद्मावत की, जो अलाउद्दीन खिलजी, आप सभी ने मूवी भी देखी होगी रानी पद्मावत। तो ये 1303 की घटना है जिसके अंदर रानी पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर किया था। आप सभी को इसकी स्टोरी पता ही है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके ऊपर मर मिट गया था, मतलब उसे उसको चाहता था कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ, भारत का बादशाह हूँ, मुझे इतनी सुंदर जो रानी है वो मिलनी चाहिए। लेकिन होता कुछ और ही है कि रानी पद्मिनी क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। ये घटना कब की है, 1303 की है। और मालवा का राजा कौन था, महलक देव था, और यहाँ पर जो थी 1305 में। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो 1297, 1301, 1303 और 1305 में। तो सीक्वेंस सेट कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या हाँ यहाँ पे दिया गया है, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया हुआ। बचा क्या, बी और डी। तो बी और डी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया गया। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सिरी सिटी वाज द एस्टैब्लिश, श्रीनगर की स्थापना, सिरी शहर की स्थापना किसने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर, बताइए जल्दी से जल्दी कि सिरी शहर की स्थापना किसने की थी। याद कीजिए जब मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि मैं भी कुतुब मीनार की तरह एक अलाई मीनार बनाऊं, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, हर किसी से क्या करता था, होड़ करता था। उसको रहता था कि जो उसने काम किया वो मैं भी करूं। अच्छी बात है, नो डाउट, ठीक है, होना भी चाहिए। ये आपकी क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जिज्ञासा, आपकी इच्छाएं होनी भी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसने क्या किया था, जैसे कुतुब मीनार ने, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी एक अलाई मीनार बनवाना चाहता था। लेकिन वो अलग बात है कि उसका ये सपना अधूरा रह गया। तो इस अलाई मीनार के पास में एक अलाई दरवाजा है, और अलाई दरवाजे के पास में ईंट चूने पत्थर से एक नगर का, एक सिटी का निर्माण करवाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, सिरी शहर कहते हैं, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल सही ऑनलाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपके पेपर में आ सकता है। क्लियर, बात समझ में आई। तो मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे को आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं करवाने, उससे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो भी मुझे आपको क्लियर करवानी है, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया था। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रयाग स्तंभ ਦੇ शिलालेख ਦੇ अनुसार दक्षिणी भारत ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਏਟ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ किस तरह ਦਾ व्यवहार किया गया सी। आप सभी ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। उसकी जो विजय थी वो बहुत ही फेमस है। उसने जो दूसरे जगह पे जो कब्जा किया था, अधिकार किया था, बहुत फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सीधा सा क्वेश्चन था कि जो दक्षिण भारत के राजा थे, जो साउथ के राजा थे, उनके साथ उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, कौन सा व्यवहार किया था, किस तरह का व्यवहार किया था। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है ऑनलाइन, जल्दी से जल्दी बताइए। जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर जो समुद्रगुप्त था उसने दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि समुद्रगुप्त का जो मेन मकसद था वो था पैसा, टैक्स। उसको ये था कि मुझे सिर्फ साउथ के लोगों से क्या मिलना चाहिए, टैक्स मिलना चाहिए, लगान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि साउथ में सबसे ज़्यादा सोना है, साउथ में सबसे ज़्यादा क्या है, पैसा है लोगों के पास में। तो उसने क्या कहा कि मुझे आप लोगों से सिर्फ क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं पर अधिकार किया तो उन्हें क्या कर दिया, अधिकार करने के बाद छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। मतलब उन्हें बंदी बनाने के बाद में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपसे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके प्रशासन में, आपकी राजनीति में किसी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बस मेरे पास टाइम पे क्या आ जाना चाहिए, टैक्स आ जाना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, समझिए। क्योंकि जो समुद्रगुप्त था वो पाटलिपुत्र में रहता था, उत्तरी भारत में रहता था, और जो दक्षिण भारत है वो यहाँ पर है। तो उस टाइम पे कोई ट्रेन तो होती नहीं थी, कोई व्हीकल तो होता नहीं था, कोई हवाई जहाज तो था नहीं कि वो भाई उसने उस पर अधिकार कर लिया और वो जब मर्जी। आप सभी को पता है कि राजाओं के अधिकार करने के बाद वहां पे जो बगावत है, विद्रोह जो है वो बहुत होते हैं। तो समुद्रगुप्त ने सोचा कि मैं तो यहाँ रहता हूँ और मैंने यहाँ पे अधिकार किया है, अगर किसी ने बगावत कर दी तो मेरे पास तो कोई ऐसा व्हीकल है नहीं, कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि मैं उड़ के यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। मुझे तो यहाँ तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनकी जो कुर्सी है, इनकी जो गद्दी है वो इनको ही सौंप दूं। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, लगान चाहिए, मुझे पैसे से मतलब है, और मुझे क्या मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो बंदी बनाकर उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, बंदी नु आजाद कर दिता। किस बेस पे? टैक्स के बेस पे। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं आया? लो जी, मशहूरी आ गई ना मशहूरी। आप हमेशा ऐसे कहते हैं कि मैम मशहूरी आ गई। हाँ जी, मशहूरी यही है कि आप सभी का जो सरकारी नौकरी आने का सपना है वो अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म पूरा कर रहा है, क्योंकि 7 मार्च से जो है PS का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ रहेगी, और इसका जो पेमेंट है, मतलब कि जो चार्जेस हैं वो इतने हैं। लेकिन अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड AC512 यूज़ करते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। 1500 रुपये का क्या दिया जाएगा, AC512 और 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, इसको रजिस्ट्रेशन करवाओ, एनरोलमेंट करवाओ, जिससे कि आप अपने सरकारी नौकरी पाने के सपने को पूरा कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हाथ पे हाथ रखने से कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है। समझ गए? अपने लक्ष्य को देखो कि हमें ये प्राप्त करना है। क्लियर? वैसे भी आप सभी ने अगर नोटिस किया है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज सुबह 2-4 लाइनें जो होती है मोटिवेशन की लाइंस डालती हूँ। अगर आप उनको पढ़ें, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि सुबह की शुरुआत मोटिवेशन लाइंस के साथ होनी चाहिए, और जिससे कि आपका पूरा दिन उन मोटिवेशन लाइन के ऊपर टिका रहे, जिससे कि आप सोचो कि आज हमने ये पढ़ा था, सुबह की जो शुरुआत हमने अच्छे शब्दों से की थी। तो इस वजह से जो है वो मैं लाइंस जो है उसमें डालती हूँ। क्लियर? आगे देखिए, एड दित्या विचार करो। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों
के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो होम रूल आंदोलन से रिलेटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन था। होम रूल जो सोसाइटी होम रूल जो अंदोलन था उससे इन्ना विचों कौन होम रूल आंदोलन नाल जुड़े हुए सन। बताइए, 4 नाम है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि इन चारों में से कौन कौन से व्यक्ति होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। जल्दी से जल्दी बताइए लाइव स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी जोश को लेकर आइए, अपने अंदर जोश पैदा कीजिए जिससे कि आप लोगों का दिमाग चले और आप लोग जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने दिमाग से जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। बताइए, एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आप सभी को पता है कि 1916 में इसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना भी बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। बस एक महात्मा गांधी थे जो होम आंदोलन से कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं होता क्या है, जब बाल गंगाधर तिलक पर जब आरोप लगाया जाता है, राजद्रोह का, करप्शन का आरोप लगाया जाता है, राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है, आतंकवादी जो गतिविधियां उनको बढ़ाने का, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने क्रांतिकारियों के अंदर आग पैदा की थी। तो इन आग जो पैदा की थी उसके बदले में इनके ऊपर क्या लगाया गया, आरोप लगाया कि आपने आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवाद को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। तो इन पर जब आरोप आया था तो उस आरोप को, मतलब कि उस आरोप के ऊपर जो वकालत की गई थी, मतलब कि जो वकील चुना गया था कि बाल गंगाधर तिलक को आप बचाएंगे, तो वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, एक वकील थे। उन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक का केस लड़ा था और उन्हें बचाया था। इस वजह से ये होम रूल आंदोलन से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का जो अपना न्यूज़पेपर है केसरी, उसके अंदर इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को क्या किया था, बढ़ावा दिया था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। इस वजह से इन पर क्या किया गया, केस दर्ज किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके केस को लड़ा था। इस वजह से तीनों ही व्यक्ति होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1 2 3। 1 2 3 देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। आप सभी को लगता था कि बस इसके आंसर 2 ही आएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लेकिन ये एक छुपा रुस्तम निकला जिसने बाल गंगाधर तिलक का क्या दिया था, साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 लिखी घटनावां ते गौर करो। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, आपको इन पे गौर करना है। माइक्रोस्कोप लेके आइए, दूरबीन लेके आइए और उस पर गौर कीजिए कि ये घटनाएं किस तरह की हैं। ऐसे ही हो सकता है ना, गौर करने का मतलब तो यही हो सकता है। तो चलिए बताइए कि उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है, सही कालक्रम को बताना है। बताइए क्या हो सकता है। पर सबसे पहले मुझे बताइए होम रूल लीग का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, 1916 में। ये तो सभी को पता है, आप सभी को, 1916 में। फिर नेक्स्ट क्या है कि तिलक नू देशद्रोह दे देश विच 6 साल लही जलावतन भेज दिता गया सी, जेल भेज दिया गया था। पता नहीं क्या लिख देते हैं सच्ची। राजद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल का क्या किया गया था, निर्वासन दिया गया था। मतलब कि 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को निकाल दिया गया था। क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। आप इस लाइन को ऐसे पढ़िए कि तिलक नू देशद्रोह दे आरोप विच 6 साल लई देश तो निकाल दिता गया सी। ये आएगी लाइन। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है कि तिलक को देश, मैंने आप सभी को अभी बताया ना कि इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था, इसके आरोप में इन्हें 6 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में हुआ था। फिर सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में। ये तो अब आप सभी को पता है, लाला हरदयाल ने की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। क्वेश्चन 1 है
चार आंसर जो है आपके, चार क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि राजद्रोह के आरोप में तिलक को जो था 6 साल के लिए निकाला गया था। वो कब? 1908 में। होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में। क्लियर? तो बताइए इसकी क्या सीक्वेंस आएगी? सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब सी को तो आप काट ही दो। उसके बाद बचता क्या है? 1908 के बाद में क्या आता है? 1913। ऑप्शन नंबर थर्ड। 2 के बाद में क्या आता है? 3 आता है। यहाँ पे 2 के बाद क्या दिया गया? 3 दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? समझ में आ गया ऑनलाइन? हाँ जी, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आप लोगों को इतना समझ में आया है या नहीं आया कि तिलक को राजद्रोह के आरोप में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन पर आरोप लगाया गया और उन्हें 6 साल के लिए देश से निकाला गया। तो ये घटना कब की है? 1908 की। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने और गदर न्यूज़पेपर के नाम से इस पार्टी का नाम क्या पड़ा? गदर पार्टी पड़ा। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक सब पहली सीढ़ी जो है आपकी यूजीसी नेट की है। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उसके सपने को पूरा कर रहा है आपका अरोरा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म, और इस सपने में मैं आपका साथ दे रही हूँ। अगर आप लोग हिस्ट्री के अंदर यूजीसी नेट की नेट क्लियर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस जो है इस बैच को जो है वो आप खरीद सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड बैच रहेगा और इसकी जो चार्जेस है वो इस तरह से हैं। लेकिन अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड AC 512 लगाते हैं तो आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। आपको क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारी अपडेट करवा दी जाएगी। अब मैंने सोचा है कि आपको डेली PDF भी मिल जाया करेगी। डेली जो आपकी PDF है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास पसंद आई? क्लास के क्वेश्चन कैसे थे? सेशन कैसा था? जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और आप लोगों की कितनी इंप्रूवमेंट हुई है हिस्ट्री के अंदर वो भी आप बताइए। क्या आप लोगों ने हिस्ट्री के ऊपर सोचना विचारना शुरू कर दिया है? तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ का पूरे मतलब कि लाइफ के अंदर स्टडी भी करो, लेकिन एक मौज मस्ती भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरा दिन पढ़ोगे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। तो आधा पौन घंटे की थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा मौज मस्ती कर लिया करो यार, बाद में टाइम नहीं मिलता। लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैरों पे खड़े होने के बाद तो पूरी लाइफ ही क्या मस्ती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शुभ खैर एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।